हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 टर्म 2 के सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और आपको आप बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को करते फटाफट स्टार्ट। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। कड़ा है, मिश्रित कृषि क्या है? मिश्रित कृषि क्या है? तो इसका उत्तर लिखना है आपको। जब कृषि के कार्य के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता हो तब उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। क्या होता है, जब खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता हो तब उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। तो ये आपका अति लघु में रहेगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, सती कौन कहलाती है? सती कौन कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखना है, वह विधवा जो अपने पति के मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती चिता पर जल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सती कहते हैं। सती कौन कहलाती है? तो लिखना है आपको क्या, वो विधवा जो अपने पति के मरने के बाद स्वयं को उसकी जलती चिता पर जल जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सती कहते हैं। उसके बाद एक तीसरा नंबर प्रश्न, सारे अति लघु प्रश्न है ये। उसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न करा है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका उत्तर लिखना है, चर्बी वाले कारतूस जो इनफील्ड नामक राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलने पड़ते थे। यही कारण क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। क्या था? चर्बी वाले कारतूस जो इनफील्ड इनफील्ड नामक राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलने पड़ते थे। इसी के कारण विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। उसके बाद है 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर लिखना है, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मिलीमीटर है। कितना? 382 प्रति वर्ग मिलीमीटर है। ये आपको लिख देना है 4 नंबर का आंसर। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न करा है, सैनिक विद्रोह क्या है? सैनिक विद्रोह क्या है? तो लिखना है, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं। क्या कहते होता है, जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देता है या मना कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न करा है, रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी थी? रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ दी? तो इसका उत्तर लिखना है, कांग्रेस के अधिवेशन में जाति के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी। क्या हुआ था? कांग्रेस के अधिवेशन में जाति के अनुसार बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसे देखकर रामास्वामी नायकर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसको देख करके क्या हुआ था? रामास्वामी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। उसके बाद है, ये तो आपके अति लघु प्रश्न थे। बिल्कुल 6 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। तो 6 प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं, इसी तरह से आपका एग्जाम में पूछेगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछेगा। वहाँ पे 8 के जगह पे 6 का आंसर देना है। इसी तरह से आपको एग्जाम में रहेगा। उसके बाद है 8 नंबर प्रश्न का रहा है, मानव एक संसाधन है कैसे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव एक संसाधन है कैसे? तो इसका उत्तर लिखना है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को अपनी योग्यता के अनुसार उपयोग बनाता है। मानव जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का अपनी योग्यता के अनुसार उपयोग करता है। इसके लिए वो अपनी शारीरिक क्षमता एवं तकनीकी ज्ञान का उपयोग करता है। क्या करता है? इसके लिए वो संसाधनों का उपयोग करने के लिए वह अपनी शारीरिक क्षमता और तकनीक का उपयोग करता है। अर्थात मानव के बिना संसाधन का निर्माण संभव नहीं है। मानव के बिना संसाधन का निर्माण संभव नहीं है। शिक्षित और स्वस्थ मानव ही संसाधन को विकास कर सकता है। शिक्षित और जो पढ़ा लिखा रहता है और जो स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, वो क्या होता है? संसाधन को विकास कर सकता है। इस प्रकार मानव अपनी क्षमता और योग्यता का उपयोग करता है। अतः मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है? मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बिल्कुल लघु उत्तरीय में आपको इतना आंसर लिखना है। इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा। उसके बाद है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र थे। क्या थे?
18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो इसका उत्तर लिखना है 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत था। कौन सा था? बंगाल प्रांत था। अभी कहाँ पे है? ढाका है, वर्तमान बांग्लादेश में है ढाका, यही इसका, तभी भारत में ही था। बांग्लादेश कहाँ पे था? भारत में ही था, अब अलग हो गया है। ढाका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। बांग्लादेश का ढाका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था बुनाई के लिए 18वीं शताब्दी का। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्र में अनेक केंद्र स्थापित थे। ये सब क्षेत्र में क्या थे? गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश में अनेकों केंद्र स्थापित किए गए थे तभी 18वीं शताब्दी में बुनाई के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है, जन सुविधा क्या होती है? जन सुविधा क्या होती है? तो इसका उत्तर लिखना है, देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर से उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं अनावर्तीय जरूरी होती है। अनावर्तीय जरूरी होती है। देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर से उन्नत बनाने के लिए, जीवन स्तर उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं अनावर्तीय जरूरी होती है। आधारभूत संरचना, यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के उपयुक्त अवसर आदि सुविधाओं जन सुविधा या सार्वजनिक सुविधा कहलाती है। ये सारे क्या कहलाती है? जन सुविधा या सार्वजनिक सुविधा कहलाती है। तो क्या लिखना है आपको उत्तर? देश के विकास और लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाओं को अनावर्तीय जरूरी होती है। कुछ सुविधाओं का अनावर्तीय जरूरी होती है। जैसे क्या है? आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना क्या है इसका? यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा और आजीविका, ये सारी क्या है? अवसर आदि सुविधा जन सुविधा या सार्वजनिक सुविधा कहलाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको गर्दा मचा के आना है एग्जाम में। 11 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में लोग लड़कियों को स्कूल जाने से क्यों मना कर रहे थे? क्यों मना कर रहे थे? तो इसका उत्तर लिखना है, 19वीं शताब्दी में लोग में आम धारणा बैठ गई थी कि अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो वो घरेलू कामकाज में ध्यान नहीं देगी। 19वीं शताब्दी में लोग क्या सोच रहे थे कि अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो वो घरेलू कामकाज पर ध्यान नहीं देगी और स्कूल जाने के क्रम में उन्हें सार्वजनिक स्थलों से गुजरना होगा। स्कूल जाने के क्रम में, स्कूल जाने के रास्ता में सार्वजनिक स्थलों से गुजरना होगा। लोगों की धारणा थी कि वह इस तरह आने जाने से लड़कियां बिगड़ जाएगी। इससे क्या होगी? लड़कियां बिगड़ जाएगी। वैसे माता पिता जिनके विचार संकीर्ण नहीं थे, उन्होंने घरों में ही लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की थी। कि उन्होंने क्या किया था? घरों में ही पढ़ने के लिए, होम ट्यूशन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर में ही व्यवस्था कर लिया। कि एक लोगों में अवधारणा थी कि अगर लड़कियां बाहर जाएगी तो बाहर में बिगड़ जाएगी, सार्वजनिक स्थान से रास्ते से अगर जाएगी तो वहाँ पे वो बिगड़ जाएगी और घर की कामकाज भी वो नहीं करेगी, ध्यान नहीं देगी। ये सारे अवधारणाएं थी 19वीं शताब्दी में लोगों में। तो उसके बाद आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो बिल्कुल जैसे अंतर बता रहे हैं आप लोग वैसे लिख के आइएगा, आप लोग का गर्दा नंबर मिलेगा। लिखना है आप लोग को, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर निम्नलिखित है। पहला में लिखना है, 2 आपको कॉलम बना लेना है। एक तरफ आपको लिखना है जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। जीवन निर्वाह कृषि में 1 नंबर में लिखना है आपको, इसके अंतर्गत फसलें छोटी खेतों में घर के लोगों की सहायता से अपने निर्वाह के लिए पैदा की जाती है, अपना जीवन चलाने के लिए पैदा की जाती है। लोग अपने खाने पीने के लिए छोटे से खेत में अपना सारे लोग अपना घर का जो है वो लोग जाते हैं, अपना खेती बाड़ी करते हैं ताकि उसका भरण पोषण हो सके। तो इसके अंतर्गत में क्या होते हैं? फसलों छोटी खेतों में घरों के लोग ही उसमें जाकर के खेती बाड़ी करके अपने से उपजाते हैं और खाते हैं। और लेकिन वाणिज्य कृषि जो है ऐसे कृषि जिसमें किसान व्यापार के लिए फसलों पैदा करती है, फसलों का पैदा करती है। ऐसे किसान, बड़े किसान लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े खेत हैं उनके, तो वो क्या करते हैं? व्यापार के लिए, बेचने के लिए वो कृषि करते हैं ताकि अपनी आय बढ़ा सके,
सके और वाणिज्य कृषि कहलाता है। यही सब क्या कहलाता है? वाणिज्य कृषि कहलाता है। उसके बाद आपको लिखना है, बी में लिखना है आपको, अधिक आबादी वाले देश जैसे चीन, जापान, भारत, श्रीलंका आदि में इस प्रकार की कृषि के मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। मुख्यतः खाद्यान्न उगाए जाते हैं। अधिक आबादी वाले देश में क्या होते हैं? चीन हुआ, जैसे जापान हुआ, भारत हुआ, श्रीलंका आदि में क्या होते हैं? इस प्रकार की कृषि का कौन सा जीवन निर्वाह कृषि का खाद्यान्न के रूप में उगाए जाते हैं। और वाणिज्य कृषि में क्या होता है? यह बड़े बड़े फार्मों में कृषि आधुनिक विज्ञान ढंग से की जाती है। कृषि क्या की जाती है? आधुनिक विज्ञान के ढंग से खेती की जाती है। चाय, रबड़, गेहूं, उसके बाद कहवा आदि इसकी कृषि के उदाहरण है। ये सारी कृषि के उदाहरण है। तो बिल्कुल इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में रहेगा और आप लोग गर्दा मचा के आएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना। संस्कृत का भी आप लोग को हम करवा देंगे, तो उसका टेंशन नहीं लीजिए। और वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।